नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त कमलजीत सिंह हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सबके सामने एक नई कहानी, एक नया रोमांचक किस्सा। दोस्तों, अक्सर जब किसी में भूत प्रेत या कोई भी सुपर नेचुरल दिक्कत होती है तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी बाबा जी को, किसी भगत जी को या किसी मौलवी साहब से हम अक्सर मिलना ज़रूरी समझते हैं या मिला जाता है उनसे इलाज के लिए। ज़रा सोचिए, अगर क्या हो कि जिनसे हमें उम्मीद है कि ये हमें निकालेंगे इस दिक्कत से, वो खुद भी उस दिक्कत की चपेट में आ जाएं, या फिर उनका खुद का इतना बुरा हाल हो कि उन्हें अपनी जान के लाले पड़ जाएं, तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी कुछ इसी तरह पर चलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो दिल्ली के आसपास के एक गांव की है। और आप सोचते होंगे कि सभी कहानियां दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान इस तरफ की क्यों होती हैं। तो दोस्तों, मैं एक्चुअली खुद हरियाणा से हूँ और अभी तक जैसे ये थर्ड स्टोरी है अपने चैनल पर, ये जो भी स्टोरीज आ रही हैं अभी तक, वो सभी ऐसे लोगों से सुनी है मैंने जिन पे मुझे पूरा विश्वास है और उनके खुद के साथ हुई है। तो ये जो स्टोरी है, इसमें आप मेन चीज़ याद रखिएगा कि एक लड़का है रमन, और जो दिल्ली के आसपास एक गांव में रहता है और किसान है, और उनकी दीदी रमन की, जिनका नाम सुनीता है। ठीक है, तो ये मेन दो कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं। तो हुआ ये दोस्तों कि अक्सर जैसे गांव में कोई शादी होती है या और तो कुछ खुशियों के मौक़ों पर जैसे गीत गाते हैं या संगीत होता है। मैं शादी से जस्ट जो एक दिन पहले लेडीज संगीत होता है वो नहीं, गांव में अक्सर शादी से कुछ दिन पहले भी गीत गाना शुरू करते हैं। तो सुनीता जी जहाँ मैरिड थी, उनके ससुराल में पड़ोस में कोई शादी थी, और उनका घर वैसे भी गांव के, उनके ससुराल के थोड़ा बाहर की तरफ था। और जिनके यहाँ शादी थी उनकी ढानी, जैसे हम बोलते हैं, गांव के बाहर एक ढानी थी, और वो थोड़ा सा आउटर पेरिफेरल पे थी ढानी, और ज्यादा उनके घर से भी ज्यादा दूर थी गांव से। तो सुनीता जी को बुलाया जाता है बाकी लेडीज के साथ। तो ठीक है, वो चली जाती हैं। और अक्सर क्या होता था कि 2 या 3 लेडीज उनके साथ होती थी पड़ोस की, और वो जाके जो भी उनका छोटा मोटा फंक्शन होता था लेडीज का, वो करके और वापस घर को चली आती थी एक साथ। लेकिन उस दिन बात क्या हुई कि सुनीता जी अकेले थे और रात काफी हो गई थी, 1 से 1:30 बज गया था। तो ज्यादा तो नहीं, उनके साथ सिर्फ एक लेडीज थी। अकेला मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लेडीज उनके साथ थी उनका घर काफी पहले आ जाता था, और उसके बाद का जो रास्ता था वो सुनीता जी को बिल्कुल अकेले कवर करना था। तो ठीक है, अक्सर गांव में लेडीज इतना नहीं डरती हैं। तो सुनीता जी के साथ जो उनकी फ्रेंड थी या पड़ोसन थी, उनको रास्ते में जब घर आया वो अपने घर चली गई, और उन्होंने कहा भी कि मैं अपने बेटे को भेज देती हूँ आपके साथ, वो वापस आ जाएगा। लेकिन सुनीता जी ने कहा कि नहीं, मैं चली जाऊंगी, और वो अकेली चली गई। और लेकिन रास्ते में क्या हुआ कि उन्हें एकदम से ये फील हुआ कि जैसे ठंडी हवा का झोंका एकदम से उनकी बॉडी से क्रॉस हुआ हो। वैसे तो ठंड का ही सीजन था दोस्तों, लेकिन आपने भी कई बार ये फील किया होगा, और अक्सर कुछ लोगों का ये कहना कि अगर कोई ठंडा झोंका एकदम से आपकी बॉडी से क्रॉस होता है, गूज बम्प्स भी होते हैं, हमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे, तो लोगों का अक्सर कहना है कि वो कोई नेगेटिव एनर्जी होती है। तो सेम वैसा सुनीता जी के साथ भी हुआ। ठंडी हवा का झोंका एकदम से उन्हें क्रॉस किया। अकेली वो वैसे थी, सुनसान सड़क थी, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया उसे और अपने घर आ गई।
तो डायरेक्टली तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका खाना पीना बिल्कुल छूट गया। खाना खाना छोड़ दिया उन्होंने, बीमार रहने लगे वो, और ज़्यादातर सिर्फ चाय पीनी। और उनके हस्बैंड ने क्या सोचा कि हो सकता है यार थोड़ा बीमार हो गए हैं और क्यों ना मैं इन्हें इनके मायके छोड़ा, तो थोड़ा ये ठीक महसूस करेंगी और जब ठीक होंगी तो मैं वापस ले आऊँगा। तो उन्होंने क्या किया, सुनीता जी को उनके गांव में वो छोड़ने चले गए। तो ठीक है, सुनीता जी का जो ब्रदर था रमन, उनसे उन्होंने कहा कि ये बीमार चल रही है काफ़ी दिन से, और मैंने सोचा थोड़ा दिन यहाँ रहेंगी तो ठीक फील करेंगी। थोड़ा फ़र्क तो होता ही है, देखो ससुराल में काम भी होता है और मना भी नहीं कर सकती हैं लेडीज़ एकदम से, क्योंकि हम देखो जितना भी मॉडर्न बने लेकिन ये कुछ कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में जो इतनी जल्दी शायद दूर नहीं होंगी। तो ठीक है, सुनीता जी को वहाँ पे ड्रॉप करके उनके हस्बैंड अपने गांव चले आए। तो स्टार्टिंग में तो वही गांव में जो एक दो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें दिखाया गया। किसी ने कहा वायरल है, किसी ने कहा कि इनको मतलब बुखार कभी उतर रहा है कभी जा रहा है, तो टाइफाइड हो सकता है। लेकिन सबसे अजीब चीज़ ये थी कि गांव से निकल के जब उन्होंने शहर में दिखाया, तब भी उनकी जो रिपोर्ट्स थी दोस्तों, मतलब हर रिपोर्ट्स वर ऑल क्लीन, रिपोर्ट्स बिल्कुल सही थी उनकी। वो काफ़ी कंफ्यूज थे कि क्या चीज़ है ऐसी। और रमन ने हमें बताया कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा उन्होंने नोटिस की कि वो खाना तो नहीं खा रही थी, लेकिन वो चाय पी रही थी बहुत ज़्यादा तेज़ पत्ती की, और स्पेसिफिकली बोल के कि लौंग और इलायची ज़रूर डालनी है उनकी चाय में, जो कि थोड़ा अजीब था, क्योंकि बीमार आदमी अगर खाना भी नहीं खा रहा है, इतनी ज़्यादा चाय तो वो नहीं पिएगा। ये मतलब हम सब भी देखते हैं कि बीमार आदमी की जो भूख जब मरती है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो अकेला खाना छोड़े, वो सभी कुछ एक साथ छोड़ता है। तो रमन जी को काफ़ी अजीब फील हो रहा था कि उनकी दीदी के साथ क्या हो रहा है। तो क्या हुआ दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं गांव में घर काफ़ी बड़े होते हैं। तो एक दिन जो बिल्कुल मेन गेट था घर का, उसके पास एक रूम था, वहाँ रमन और उनके मदर बैठे हुए थे, और उस रूम से आगे बिल्कुल खाली एरिया था उनके घर में, ठीक है। और उसके बाद मतलब बाकी रूम्स और मेन अंदर वाला घर स्टार्ट होता था, जैसा कि अमूमन गांव में घर होते हैं। तो रमन ने अपने मदर से डिस्कशन के लिए पूछा कि माँ कहीं ये तो नहीं कि हम मतलब मेडिकली सोच रहे हैं और दीदी पे कोई और तरह की दिक्कत हो, मतलब कोई ऊपरी दिक्कत या इस तरह की चीज़। अब उनकी मदर बोलती हैं कि हो तो सकता है, और देखते हैं किसी को चेक करवाते हैं। अब सबसे हैरानी की बात ये थी कि रमन और उनके मदर बिल्कुल बाहर वाले रूम में थे, और उनका घर काफ़ी बड़ा है और बीच में काफ़ी खाली जगह आती है। उसके बाद पीछे वाले रूम्स और बाकी घर स्टार्ट होता है, और पीछे वाले जो मेन रेजिडेंशियल था उनके घर का, उसमें भी लास्ट कमरे में सुनीता जी सोए हुए थे। और जैसे ही रमन ने अपनी मदर से वो बात की, वो सुनीता जी जो इतने दिन से इतने ज़्यादा बीमार थे कि उन्हें वॉशरूम में भी कोई दूसरा इंसान सहारा दे के लेके जा रहा था, एकदम से भागती हुई आती हैं बाहर वाले रूम में अपने आप, और आके बोलती हैं बड़ी अजीब सी टोन में, क्या मतलब क्या कह रहे हो तुम, मेरे अंदर कोई भूत है, इसको दिखाने की बात कर रहे हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सब बोल के रमन और उनकी मदर ने उन्हें मतलब कूल डाउन किया कि हाँ हाँ ठीक है बेटा, नहीं हम तो वैसे नॉर्मली बात कर रहे थे, और सुनीता जी को अंदर ले जाके सुला दिया। पर रमन भाई को ये बात, अब वो डैम श्योर थे कि नहीं, जो हम सोच रहे थे वही बात है, कोई ना कोई तो ऊपरी दिक्कत जरूर है, वरना नॉर्मली एक आदमी जो खड़ा भी नहीं हो पा रहा और टेक्निकली भी जो इतना दूर पीछे के रूम में बैठा है, उसको बाहर वाले रूम में बात करते हुए दो इंसान कैसे सुन सकते हैं।
तो ठीक है, उन्होंने अपनी मदर के साथ डिस्कस किया और उनके गांव में एक मतलब भगत जी रहते थे जिनका नाम था ख्याली राम। तो उनकी मदर ने कहा कि तुम ख्याली के पास जाओ और उन्हें बोलो कि ऐसा ऐसा दिक्कत है, एक बार आके चेक कर लें। तो ठीक है, रमन भाई ने उनके पास मैसेज पहुंचाया, उन्हें बात बताई पूरी, और ख्याली जी ने बोला कि ठीक है, मैं आज दिन ढलने के बाद आऊंगा। तो ख्याली भाई आते हैं चेक करने के लिए दिन ढलने के बाद, मतलब जो सांझ का समय होता है ना, जिस समय ना ही तो सूर्य देवता पूरा छिप चुके होते हैं और ना ही रात शुरू हुई होती है, जो सांझ का समय होता है। और ख्याली भगत आते हैं और सुनीता जी के पास बैठते हैं और जो भी उनका एक स्टार्टिंग का चेक करने का वो होता है वो देखते हैं। और रमन भाई का कहना था कि वो कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, कोई छोटी मोटी चपेट होगी, कहीं चौराहा पार करते हुए या किसी सुनसान जगह से पार करते हुए कई बार फटकार लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, और कल रात को मैं अपना पूरा सामान लेके आऊंगा और इनका इलाज हो जाएगा। ठीक है, ये बात कह के ख्याली जी वहां से चले गए। अब उन्होंने वेट किया रमन भाई ने, और अगले दिन शाम होती है, रात होती है, लेकिन भगत जी नहीं आते हैं। और रमन भाई सोच के बड़ा परेशान हो गए कि वो आए क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो कल आके तो इलाज ही कर पाएंगे। तो नेक्स्ट डे रमन भाई ने उन्हें कॉल किया और कॉल नहीं पिक किया ख्याली भगत ने, तो वो खुद गए मिलने कि ख्याली राम जी आपको आना था और आप आए नहीं और हम वेट कर रहे थे आपका। तो उन्होंने देखा कि ख्याली जी बहुत ही हड़बड़ा के जवाब दे रहे हैं कि नहीं नहीं यार, मैं नहीं आऊँगा, तुम कहीं और दिखा लो, ये वो, मुझे कोई दिक्कत है, मेरी फैमिली प्रॉब्लम है। रमन ने सोचा यार कल तो ये बंदा मतलब फुल फ्लेज जिसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस में था कि कोई दिक्कत ही नहीं है, छोटी मोटी बात होगी कोई, और आज मतलब ये इतना ज्यादा घबराए हुए हैं उस चीज को लेकर कि ये सही से जवाब भी नहीं दे रहे हैं। तो काफी रिक्वेस्ट करने के बाद रमन भाई को उन्होंने बताया। रमन भाई ने पूछा कि आप एटलीस्ट बात तो बताइए कि हुआ क्या, आप आ क्यों नहीं रहे हैं। तो ख्याली जी ने बताया कि जब परसों शाम को मैं तुम्हारे घर से वापस आया, कल रात को मुझे आना ही था, लेकिन जिस रात मैं चेक करके आया उसी रात को मैं सोया हुआ था, और रात को करीबन 1 या 1:30 बजे मुझे एकदम से थप्पड़ लगने शुरू हुए चेहरे पे। ना तो कोई दिख रहा था और ना ही मतलब कोई इंसान देखने में आ रहा था, लेकिन मुझे थप्पड़ लगे जा रहे थे। और जब मैंने अपने भगवान को याद करना चाहा, कोई अपने मंत्र पढ़ने चाहे, तो मेरी पूरी खटिया ही उल्टा दी। और उस टाइम मैंने देखा कि कोई शैडो दिख रही है, जो मतलब या तो उसे कूब निकला हुआ है, कूब समझते हैं ना लोगों आप, जैसे दोस्तों जिसमें झुका हुआ रहता है इंसान, कि या तो जो एंटिटी मुझे दिखी थी वो कूब निकली हुई है या फिर मतलब कमर टूटी हुई हो जैसे, और बिल्कुल ब्लैक, सिर्फ इतना ही दिखा मुझे। तो ठीक है, रमन भाई ने काफी रिक्वेस्ट किया, लेकिन ख्याली जी ने कहा कि नहीं यार, आप कहीं और से देख लो, मुझे मेरी जान प्यारी है और मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी घर है। तो रमन भाई वहां से हताश होकर चले आते हैं और उन्होंने किसी अपने दोस्त से, किसी जानकार से पता किया, तो उन्होंने बताया कि उनके गांव से कोई 3-4 गांव दूर एक मंदिर है काली माता जी का, और उसमें एक पंडित जी बैठते हैं जो काफी इन चीजों में स्पेशलिस्ट हैं। तो रमन भाई अपने उस दोस्त को लेके गए उन पंडित जी के पास और उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मेरी सिस्टर हैं और स्टार्टिंग में वो बीमार हुई
डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई भी जी मतलब बीमारी नहीं निकल के आ रही है, रिपोर्ट्स बिल्कुल सही हैं। और ख्याली वाला और वो पूरा मैटर उन्हें बताया। तो उन भी पंडित जी ने कहा कि ठीक है, मैं कल आऊँगा और मैं कल चेक करता हूँ। तो जो नेक्स्ट पंडित जी, ये जो मंदिर वाले आए, ये पूरी तैयारी के साथ आए। पंडित जी आए और इन्होंने अपना सेटअप किया उनके घर पे, यज्ञ स्टार्ट किया। और इनका एक चेला था साथ में, कुछ और भी चीजें इन्होंने करके और बोला कि बच्ची को लेके आओ। तो उन्होंने कहा कि वो काफी बीमार हैं, नहीं आ सकती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनकी आप चारपाई, मतलब जैसे चारपाई पे वो सोई हुई, वो चारपाई उठा के ले आओ और यहाँ पास में रख लो। तो रमन भाई और उनका कजन वो चारपाई उठा के ले आते हैं और वो जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, पूरा घर देखता है दोस्तों कि रमन की दीदी सुनीता जी एकदम से अपने चारपाई पर बैठ जाती हैं, एकदम स्ट्रेट मुद्रा में, जैसे कोई साधक बैठता हो आलती पालती मार के, और बिल्कुल स्ट्रेट। और इधर से पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और उधर से सुनीता जी उनके मंत्रों की काट कर रही थी, क्योंकि पंडित जी अपना मंत्र पढ़ के और मतलब कोई दबाव दे के उस एंटिटी पे ये पूछना चाहते थे कि तू कौन है और कहां से आया है, क्या चाहता है। लेकिन उस एंटिटी ने उन्हें वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। वो खुद सुनीता जी उस चीज में बैठ के और मंत्र बुदबुदाने लगी। और रमन भाई ने कहा कि उस समय वो इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी कि लग ही नहीं रहा था कि ये मेरी बहन है। बिल्कुल बाल बिखरे हुए, एकदम वो पतली हो चुकी थी और सीधी बैठकर चारपाई पे और बड़ी स्पीड से मंत्र पढ़े जा रही हैं। और मंत्र पढ़ते पढ़ते धीरे 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 एकदम से सुनीता जी बहुत जोर से हंसती हैं और पंडित जी को बोलती हैं कि अगर तुझे तेरी जान प्यारी है तो ये सब छोड़ के यहाँ से चला जा, वरना तेरा नाश कर दूंगा मैं। नोटिस किया दोस्तों आपने, उन्होंने ये नहीं किया कि मैं नाश कर दूंगी, उन्होंने कहा कि मैं नाश कर दूंगा तेरे को। तो वो पंडित जी अपने चेले को लेकर कुछ देर बाद वहां से रफू चक्कर हो गए और सेम रमन भाई उनके पीछे भागे। और जो वो उनके घर से काफी दूर चले गए थे, उन्होंने रमन भाई को बताया कि मुझे नहीं पता लग रहा कि ये क्या चीज है, लेकिन जो भी चीज है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तुमने देखा कि मैं जब मंत्र पढ़ रहा हूं तो वो बराबर काट कर रहा है मेरे मंत्र की, यानी जितना इल्म मुझे है उतना ही उसे आता है, इवन मुझसे ज्यादा आता है उसे। तो पूरा घर डिप्रेशन में। उसके बाद किसी ने उन्हें एक जगह बताई कि वहां के मौलवी फेमस हैं काफी, तो आप मौलवी जी को लेकर आइए। तो ठीक है, मौलवी आते हैं और सेम चीज बैठकर अपना इल्म स्टार्ट करते हैं बैठ के। और सुनीता जी वैसे ही, इस बार वो सुनीता जी के रूम में कर रहे होते हैं अपना सेटअप। और सुनीता जी अपनी चारपाई से उठती हैं और मौलवी के आगे, मतलब सामने आगे बैठती हैं और जोर जोर से हंसना शुरू। मतलब वो मौलवी साहब को प्रोवोक कर रही हैं कि क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा। हंस रही हैं जोर जोर से, तुझे क्या लगता है तेरी जैसे तो मैं 4 खाने में खा जाऊं, भाग जा यहाँ से अगर तेरे अपनी जिंदगी प्यारी है तो। अब वो मौलवी जी ने काफी देर ट्राई किया, लेकिन पूरे घर वालों ने देखा कि लास्ट में इतना हावी हो गई थी उनकी दीदी उस पर कि उन्होंने मौलवी को मारना शुरू कर दिया। रमन ने देखा कि स्टार्टिंग में सबसे पहले, जैसे सामने तो बैठी ही थी, वो एकदम से आगे होकर चमाट से एक थप्पड़ मारती हैं मौलवी साहब को, और फिर लाते घुसे और मौलवी जी वहां से उठते हैं और भागते हैं। रमन भाई उस दिन तो नहीं, नेक्स्ट डे उन मौलवी साहब से मिलने जाते हैं और फिर वो एक और मौलवी साहब को बताते हैं, और जो नए मौलवी थे उनके साथ पुराने वाले साथ आते हैं। उनका भी वही हश्र किया दोस्तों, जैसा कि आप सोच रहे हो। लेकिन उन मौलवी साहब जो 2 आए थे, जिन दोनों को उस एंटिटी ने पछाड़ा था,
उन्होंने वो चीज़ अपने दिल पे ले ली थी कि हमारे मुर्शिद हैं, गुरु हैं, उनको हम लेके आएंगे और इसे काबू तो हम ज़रूर करेंगे। तो रमन भाई को कुछ तो वो था कि चलो ठीक है, कोई तो आएगा। लेकिन जैसा कि हमने सुना है दोस्तों कि जब हम इन चीज़ों को छेड़ते हैं तो इन चीज़ों की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। यानी पहले सिर्फ सुनीता जी बीमार थी, उनको दिक्कत थी, लेकिन जब से ये तांत्रिक ओझा घर पे आने लगे, वो जो एंटिटी थी जो स्टार्टिंग में उन ख्याली भगत को दिखी थी, मतलब थोड़ा झुकी हुई जैसे, वो पूरे घर को दिखने लगी दोस्तों। जैसा कि रमन ने बताया कि जैसे वो सो रहे हैं और एकदम से रात को उन मतलब हंसने की आवाजें आती थी रूम में, बिल्कुल धीरे धीरे जैसे मतलब इस तरह से, और वो उठते थे, आवाज आ रही होती थी, तब उन्हें नहीं दिखता था। लेकिन जब वो इधर उधर देख के एकदम यूं हो जाता था कि चलो ठीक है मेरा वहम होगा, फिर उन्हें एकदम से झलक दिखती थी उसी चीज की, प्योर ब्लैक, सिर्फ 2 चमकती हुई आंखें और कूप निकला हुआ और बिल्कुल झुकी हुई एंटिटी, लेकिन हाइट काफी। अभी उनकी मदर को दिख रही हैं। मतलब घर में बुरा हाल हो चुका था, हर किसी आदमी को कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो एंटिटी दिख रही थी। तो जो बड़े मौलवी साहब थे उन्होंने 1 हफ्ता मांगा था कि 1 हफ्ते बाद में आऊंगा, अभी मैं कहीं बाहर हूं। तो इस 1 हफ्ते में पूरे घर का जीना हराम कर दिया उस एंटिटी ने। यहां तक कि जो सुनीता जी थी, रमन भाई बताते हैं कि कई बार वो देखते थे, उनकी मदर देखती थी कि सुनीता जी एकदम से रात को उठती थी अपनी चारपाई पे, वही आलती पालती मार के बैठती थी, जोर जोर से हंसना शुरू और प्रोवोकिंग शुरू। माँ बेटे को वो बोल रही हैं कि तुम क्या समझते हो, किसी को भी लेके आओगे और मुझे निकाल दोगे यहाँ से, ये मेरी है, मैं लेके जाऊंगा इसे मेरे साथ। और बड़ी मुश्किल से वो उन्हें काबू किया करते थे। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही 1 हफ्ता क्रॉस हुआ दोस्तों, आए और साथ में वो दोनों मौलवी साहब भी आए जो पहले आए थे, जिनकी पिटाई की थी इस एंटिटी ने साक्षात। तो बैठते हैं वो उसी रूम में जहाँ पे सुनीता जी को मतलब आराम करती थी, जहाँ पे वो चारपाई पे, उसी रूम में। और जो पहले 2 मौलवी साहब आए थे उन्होंने पूरी डिटेलिंग्स दी कि हमसे पहले भी कोई पंडित जी आए थे, उनके साथ भी मारपीट हुई, हमारे साथ भी हुई, और सबसे बड़ी बात, हम इल्म पढ़ते हैं तो वो सामने बैठ के पढ़ती है। और यही केस पंडित जी की बारी भी हुआ था। तो मौलवी साहब कहते हैं कि इसका मतलब ये कोई साधक रह चुकी है, ये जो भी एंटिटी है, और ऐसी वैसी नहीं, काफी उम्दा किस्म की मतलब साधक रह चुका है हुआ। क्योंकि जैसा कि पहले बताया कि अगर हिंदू मंत्र चल रहे हैं उसका भी उसके पास काट है, मुस्लिम इल्म अगर वो बोल रहे हैं उसका भी उसके पास काट है। तो मौलवी साहब अपनी तैयारी करते हैं और अपना जो भी उनका प्रोसेस था वो स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे वो देखते हैं उसी प्रकार सुनीता जी उठती हैं, आके उनके सामने बैठती हैं। कुछ देर तो वही उनका नाटक चला कि तू क्या कर लेगा, तू निकालेगा मुझे, तेरे इनसे पूछ इनकी क्या हालत की है मैंने। और लेकिन वो मौलवी साहब नहीं घबराए, उन्होंने जो अपना इल्म था वो जारी रखा। और धीरे धीरे सब देखते हैं कि वो बैठी बैठी बिल्कुल वाइब्रेट होने लगी सुनीता जी। इतनी फास्ट वाइब्रेट हो रही थी वो कि रमन का बोलना है कि कोई नॉर्मल आदमी, कमलजीत भाई, उतना ज्यादा वाइब्रेट नहीं कर सकता, उतनी तेज नहीं हिल सकता। लेकिन इसका मतलब ये था कि जो अभी बड़े मौलवी साहब आए थे उनके मंत्रों का या मतलब उनके इल्म का उस पर असर हो रहा था। अब वहां पे अब एक नई चीज सुनने को मिलेगी दोस्तों आपको। रमन भाई ने कहा कि वो चेक करने के लिए कि क्या चीज है, मतलब इसका रिलीजन क्या है। उन्होंने उस चीज को गाय के बाल दिए मौलवी साहब ने,
कि ये अपनी जीभ पर रख और कसम खा कि मैं आज के बाद कभी इस शरीर पे नहीं आऊंगा। उसने रखा दोस्तों, और कहा भी जब मंत्रों से दुखी होकर कि ठीक है मैं नहीं आऊंगा, लेकिन वो गया नहीं दोस्तों। मतलब उसने छल किया, जैसे कि आमतौर पर ये एंटिटीज करती है। तो उसके बाद मौलवी साहब ने क्या किया, उसने मतलब उन्होंने चेक कर लिया कि ठीक है ये सनातनी तो नहीं है, वरना मतलब गाय के नाम पे ये झूठ नहीं बोलता। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया कि ये चेक हो कि ये मुस्लिम है या नहीं, और उस चीज में भी वो चीज ने उनके साथ छल किया एंटिटी ने। तो मौलवी साहब ने कहा कि ये ना तो पूरे तरीके से सनातनी है और ना ही मुस्लिम है। इसने जो सनातन धर्म में जो तंत्र है, एक तो जैसे हम सुनते हैं लोगों का कोई भला करता है और मतलब हेल्प करता है, अच्छा तंत्र है, और एक जो काला जादू हम बोलते हैं। तो मौलवी साहब ने कहा कि इसने काला जादू सीखा है हिंदुओं का, और मुस्लिम में इसके पास सिफली इल्म है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक जादू बताते हैं। कि इसने मतलब जब ये जिंदा था इसने ये दोनों चीज की हैं, और इसे धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, कस्मों से, धर्म से, मतलब इतनी नीच गिरी हुई एंटिटी है ये। उसके बाद क्या हुआ, इसमें एक पर्क था कि जब मौलवी साहब ने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि कोई भी इस घर से बाहर ना जाए जो लोग अंदर हैं, और जो लोग बाहर हैं उनमें से कोई अंदर ना आए। तो ठीक है, लेकिन जैसा कि ये एंटिटीज करती हैं, रमन का एक रिश्तेदार वहां पे आया हुआ था और उसे लोगों ने रोका भी बहुत कि आप बाहर मत जाइए, लेकिन वो लड़का सबके साथ जबरदस्ती करके, और जब ये प्रोसेस चल रहा था बीच में घर से बाहर निकल गया एकदम, और मौलवी साहब को पता भी लग गया। उसके बाद मौलवी साहब ने क्या किया, रमन भैया का घर पूरा कील दिया उन्होंने, कीलन करना बोलते हैं जिसे, और उन्होंने कहा कि वो एंटिटी हाथ नहीं आई है हमारे, अभी आपके घर में नहीं आएगी, वो आपका मतलब ये जो बच्ची है इसे परेशान नहीं करेगी, लेकिन वो लड़का जो बीच में निकला था उसे वो जरूर परेशान करेगी। और यही हुआ। रमन भाई को बाद में पता लगा कि वो उनके कोई दूर का रिलेटिव था और उसके साथ सेम प्रॉब्लम हुई थी। 10 दिनों के बाद उसका सेम वही नाटक शुरू हो गया था, और रमन भाई से पूछ के उन्हें मौलवी साहब को वहां भेजा गया। उन्होंने वहां उसका इलाज किया, और लास्ट में वहां भी उन्होंने यही बोला कि आपके घर में नहीं आएगा, लेकिन इसको पकड़ नहीं सकते, मुक्ति ये चाहता ही नहीं है तो कर नहीं सकते, बस इतना कर सकते हैं कि आपके घर में नहीं आएगा। बाहर वाकई जिसकी बुरी किस्मत, उसका मतलब इसका सामना करना ही पड़ेगा। और इस तरह से दोस्तों इस स्टोरी में आज हमने देखा कि कुछ एंटिटीज इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं कि जो इलाज करने वाले होते हैं उनको भी लेने के देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों इन चीजों को कभी भी मजाक में मत लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। राम राम दोस्तों, सलाम।